हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर सेकंड. यानी आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है इसकी केस स्टडी है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इसकी हम केस स्टडी आज हम करने जा रहे हैं. तो हमने पहले चैप्टर की केस स्टडीज की थी, अब हम दूसरी करते हैं. तो मैंने कोशिश की है कि लगभग सारी केस स्टडीज इसमें आ जाएं, और उसके बावजूद भी जैसे मेरे को और मटेरियल मिलेगा तो मैं आपकी केस स्टडी में और मटेरियल भी डालने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में. और अभी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे को मिली है कि आपने सर इनके जुलाई 15 के आसपास में टेस्ट लेना है, जो मंथली टेस्ट आपका होता है, तो वो भी जो है अभी स्कूल की तरफ से ऑर्डर आया है. बोर्ड की तरफ से तो ये ऑर्डर थे कि इनके जो है मंथ के आप टेस्ट लेते रहो, तो वो तो मैं आपसे ले ही रहा था. अभी स्कूल की तरफ से ऑर्डर आया है, तो जिस दिन ऑर्डर कहेंगे मैं उसी दिन आपका टेस्ट लूँगा, उसके लिए आप तैयार रहना. ठीक है जी. हाँ जी, ये करे कि आपका सेक्शन बी का हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. आपके जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं, दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. पहला प्रिंसिपल इसने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो. प्रिंसिपल कौन सा है? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट on individual interest to general interest. कहता है कि ये आपका जो हेनरी फ्योल का एक जो प्रिंसिपल है, टोटली 14 प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, यू नो वेल. तो उसमें एक जो प्रिंसिपल था वो सबॉर्डिनेशन होता है समर्पण कर देना, मीन से टू लीव अप, कोई भी चीज़ को छोड़ देना, वो कहलाता है सबॉर्डिनेशन. तो ये कहता है कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल होता है एक आदमी का, इंटरेस्ट होता है हित या भला. तो ये कहता है कि एक आदमी को अपना भला त्याग देना चाहिए टू जनरल इंटरेस्ट में आम, यानी कहने का मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए. तो ये कहता है कि आपका जो हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट के अंदर जो है वो छोड़ देना चाहिए. यानी जनरल इंटरेस्ट जो है वो जनता को, कर्मचारी को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि अपना खुद का इंटरेस्ट. तो ये कहता है कि इसके बारे में बताइए. तो इसके अंदर आपका जो है एक ही मतलब है कि जहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों आ जाएं, तो पर्सन को, जो एम्प्लॉई है, उसका अपना इंटरेस्ट भूल जाना चाहिए और उसे जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने कंपनी का या अपने फर्म का, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए. क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि व्हेन देयर विल बी नो इंडिया देन देयर विल बी नो इंडियन. जब भारतीय नहीं होगा तो हम भारतीय कहाँ होंगे. तो सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होता है कि व्हेन देयर विल बी नो कंपनी देन वी विल नॉट बी एम्प्लॉय. तो अगर हमारा इंटरेस्ट है और उधर से हमारी कंपनी का इंटरेस्ट है, तो हमें अपना इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, ताकि कंपनी अगर जीवित रहेगी तो हम लोग भी आगे जीवित रहेंगे. अगर कंपनी मर जाएगी तो हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, हम अपने आप ही मर जाएंगे. तो इसलिए आप जो है सबॉर्डिनेट को अपना इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए. ठीक है. कि मान लो जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि अगर एक आदमी ये कहता है कि मुझे तो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए या मुझे ये होना चाहिए, पर मैं जो है कंपनी को चाहे लॉस हो कुछ हो, अगर कंपनी लॉस में जाता चलती जाएगी एक दिन कंपनी बंद हो जाएगी. अगर हम अपनी सैलरी को कुछ दिन के लिए अगर कंट्रीब्यूट कर देते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी राइज कर जाएगी, तो कंपनी दोबारा कमाने लग जाएगी. तो इसका ये हुआ कि हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो आपके जनरल इंटरेस्ट में हम लोगों को गिव अप कर देना चाहिए. तो पहला प्रिंसिपल तो ये था. दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि वो बताओ कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ
development of each and every individual to his or her greatest efficiency, to his or her greatest efficiency. ठीक है, ये आपका है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि प्रत्येक आदमी को डेवलपमेंट उसको मिलना चाहिए, प्रत्येक आदमी की उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी तक उसको डेवलपमेंट ट्रेनिंग उसको मिलनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बाय टेलर, ये टेलर ने दिया है, ऊपर वाला को फ्यूल का था, मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप द वर्कर्स इन देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर को इतना ज़्यादा ट्रेन या इतना ज़्यादा उसका नॉलेज मिलना चाहिए ताकि वो अपने फुल एफिशिएंसी दे सके और उसको पूरी जो है प्रॉस्पेरिटी मिल सके। द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस डेवलप ऑन द लार्ज एक्सटेंट टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, कि आपके बिजनेस का जो डेवलपमेंट है वो जितने आपके एम्प्लॉय ट्रेंड होंगे उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है, कि जितनी आप ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे उतना ही आपका जो बिजनेस है वो ज़्यादा चलेगा, क्योंकि जितने ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आपके पास में होंगे तो उतना ही आपका जब बिजनेस है ज़्यादा बेटर चलेगा। यानी यहाँ पर जो वर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ कि टेलर इज इंडिकेटिंग दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड give the full option, full opportunity to his employees, to its employee for the training and development, so that their efficiency could be increased a greatest extent. And if you have the trained employee, naturally they will give you the more economic product, और उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो डेवलपमेंट होगा। और ये कहता है कि दिस मस्ट बी साइंटिफिक बेस, आपका उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड, वर्क एक्सपीरियंस, उनके आधार पे ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनको देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इफ ए पर्सन हु इज इरिटेटेड एंड यू आर इम्पार्टिंग द ट्रेनिंग फॉर हिम फॉर द मैनेजर, तो वो बात तो गलत है। अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड हिज एप्टीट्यूड ही मस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू टेक द ट्रेनिंग और द डेवलपमेंट। तो दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है, ये पहले वाला प्रिंसिपल जो है फ्यूल का था और ये दूसरा प्रिंसिपल जो है वो आपका टेलर का था। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना चाहे पूछिए। हाँ जी, नेक्स्ट का ये फिफ्थ का और में आइए। राधिका ओपन ए ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स इन ए ज्वेलरी डिजाइनिंग। शी हैज एम्प्लॉयड 11 person in her showroom. For greater productivity, she divide the work in small tasks. ध्यान से पढ़ना, divide the work in division of work हो गया, in small tasks, and each employee is trained to perform his or her specialized job. These salesperson are allowed to close a deal with the buyer, giving a maximum of 10% discount. यानी जो राधिका है उसने अपने काम को डिवीजन ऑफ वर्क कर रखा है, हमने मान लिया कि एक तो डिवीजन ऑफ वर्क कहीं ना कहीं आएगा। दूसरा, उसने पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है अपने सेल्समैन को 10% डिस्काउंट देने की। तो यहाँ पर इसका मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी है। इन द अर्लियर डेज, सॉरी आगे इसमें और रह गया था, वेयर एज द डिसीजन टू गिव द फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद राधिका एज ए फाइनल अथॉरिटी। और अगर इसके बाद भी कोई अच्छा पोटेंशियल कस्टमर है वो और ज़्यादा डिस्काउंट मांगता है तो राधिका अपने हाथ में रखती है। इसका मतलब आपका सेंट्रलाइजेशन का भी पॉइंट इसमें आ रहा कहीं कहीं, ठीक है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि देयर फॉर आफ्टर इन रिटर्न शी हैड प्रोमिस्ड टू गिव, मैं कहीं के बीच में छूट गया, इन द अर्लियर डेज ऑफ द स्टार्टिंग बिजनेस 5 of her employees were asked to put extra work, 5 कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वर्क के लिए रखती वो। इन रिटर्न शी हैड प्रोमिस्ड टू गिव देम स्पेशल इंसेंटिव विद इन ए ईयर,
उनको स्पेशल इंसेंटिव वो देगी। Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. However, when it comes to the settling the conflict among the employees, she tends to be more biased towards the female employees. यहाँ पर आकर के कह रहे कि जब उसको कोई झगड़ा हो जाता है तो मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ के बीच में जब कोई उनको फैसला करना होता है तो बायस्ड हो जाती है, वो पक्षपात हो जाती है अपने फीमेल से एम्प्लॉयज़ की तरफ में। अब ये पूरा क्वेश्चन था। इसका अलावा राधिका जो है वो डिवीज़न ऑफ वर्क भी कर रखा है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पावर अथॉरिटी भी डेलीगेट कर रखी है, ये भी लग रहा है। उसके साथ में ये भी है कि उसने जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक कमिटमेंट किया है, यानी डिसिप्लिन भी है क्योंकि उसने जो है उन्होंने कमिटमेंट किया वो पूरा भी कर रही है, और उसके साथ में ये देख रहे हैं कि वो पक्षपात भी कर रही है कहीं कहीं। अब ये क्वेश्चन में पूरा देखने को मिला है। अब कहता है कि इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग अप्लाइड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। कि पैराग्राफ के अंदर जो है आपकी कुछ लाइनें दे रखी होंगी, उसके आधार पे ये बताओ कि कौन कौन से प्रिंसिपल इसने लागू कर रखे हैं। तो पहला तो मैं आपको इंडिकेट कर रहा था कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि राधिका ने डिवीजन में बांट रखा था तो एक तो वो होता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसने अपने कुछ पावर से एम्प्लॉयज़ को 10% तक दे रखी थी और बाकी अपने पास में रखी थी, जिसका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही थे। और तीसरा जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कि वो अपना जो है हर प्रकार से वो अपना कमिटमेंट पूरा करती है, तो डिसिप्लिन भी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम देख करके कहता है कि ये चीज़ें आप बताओ कि ये कहाँ पर कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि आप अंडरलाइन जो है कोटेड है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने जो है फोटो स्टेट करवा रखी होगी, उसके अंदर आप अंडरलाइन भी करते होंगे, ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, तो पहला आपके पास में जो है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, पहला आपका था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है, तो डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है। तो पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क की डेफिनेशन जो है एक लाइन में 2 लाइन में डिवीजन ऑफ वर्क की डेफिनेशन दे दो। डिवीजन ऑफ वर्क की जो डेफिनेशन है वो है, वो आपके पास में द एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। ठीक है, ये कहता है कि द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ह्यूमन एफर्ट। यानी यहाँ पर तो आपका जो प्रिंसिपल बोला इसमें कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये हुआ कि सेम एफर्ट से ज़्यादा काम हो पाना, ये डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। या अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमंग द एम्प्लॉयज इन डिफरेंट पार्ट्स, वो आपका डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। जैसे कि राधिका ने भी क्या कर रखा है कि शी हैज़ डिवाइड द जॉब टू हर वेरियस एम्प्लॉयज। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ये बताओ कौन सी लाइन में प्रोड्यूस हो रहा है, दिखता है। तो इसमें जो दिखता है लाइन में वो ये फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क। ये आपका ऊपर से तीसरी लाइन में देखो, ऊपर से दूसरी लाइन में, ऊपर से दूसरी लाइन में जो लिखा हुआ है वो आप देखो, उसमें कह रहा है कि फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेंड टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड जॉब। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि सी हैज़ मेड द डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है जी। दूसरा आपके पास में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल जो दूसरी जगह लागू होता है। अब इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए नीड टू बैलेंस द सबऑर्डिनेट टू इन्वॉल्व थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन विद द मैनेजर, रिटेंशन द फाइनल अथॉरिटी थ्रू द सेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हम मानते हैं कि टू गिव द अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स एंड टू कीप द फाइनल अथॉरिटी विद हिमसेल्फ। तो अगर कुछ अथॉरिटीज आपको अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, एंड कीप द फाइनल अथॉरिटी विद हिमसेल्फ, इसका मतलब ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो इसमें राधिका वाले देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही आपके हैं। तो इसमें आपकी लाइन जो कोर्ट जो हो रही है वो देखो ऊपर से तीसरी लाइन के अंदर जो देखो, द सेल पर्सन आर अलाउड टू क्लोज ए डील with buyer by giving a 10% maximum 10% discount, where decision to give any further discount rest with Radhika as a final authority। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 10% की पावर तो दे रखी है डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को, एंड फाइनल डील टू क्लोज इफ एनी पोटेंशियल कस्टमर इज देयर एंड ही डिमांड्स मोर discount, then final authority with the Radhika. It means that is a example of a centralization। थर्ड आपके पास में पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब था टू कीप द कमिटमेंट, अपने वादों को बनाए रखना, अपने वादों से ना मुकरना, ये भी एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नॉट द मीनिंग दैट यू विल कम इन द यूनिफॉर्म टू द स्कूल, यू विल सिट इन द स्कूल इन द प्रॉपर मैनर, यू विल मेक ए प्रेयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम इन ए प्रॉपर मैनर, वो डिसिप्लिन अलग चीज़ है। एक डिसिप्लिन होता है टू कीप द कमिटमेंट। अगर आप मैनेजर हैं, आपने ये कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा और उनको जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, इसका आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है। अगर एम्प्लॉय कहते हैं कि हम जो है 8 घंटे दिल लगा के काम करेंगे, 8 घंटे तक दिल लगा के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उन्होंने भी अपना डिसिप्लिन को पूरा किया है। इसका टू कीप द कमिटमेंट दैट इज कॉल्ड एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फ्योल जो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल एंड क्लियर द फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज, कि फेयर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना और जहाँ पर आपका एग्रीमेंट पूरे नहीं होते वहाँ पर जुर्माना लगाना, ये आपका कहलाता है डिसिप्लिन। तो यानी मैं छोटे लैंग्वेज में बोल दूँ कीपिंग द कमिटमेंट, तो ये भी आपका डिसिप्लिन है। अब ये यहाँ पर कहाँ शुरू होता है कि वो लाइन में आप देखो, ये आपके ऊपर से नीचे देख लो लाइन, नीचे लाइन हम देखें तो 1 2 3 नीचे से ऊपर तीसरी लाइन में है, देयरफॉर आफ्टर 6 months व्हेन द बिजनेस वाज डूइंग वेल, ठीक है, कि बिजनेस वाज डूइंग वेल, शी अवार्डेड ए कैश बोनस टू ईच ऑफ द एम्प्लॉय टू ऑनर हर कमिटमेंट। तो ये जो है कमिटमेंट की बात इसने कही थी, यानी आपका ये डिसिप्लिन का मैटर आ गया। तो यहाँ पर जो आपका ये 3 पॉइंट आपके पूरे हो गए। अगला सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि आइडेंटिफाइंग द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीइंग वायलेटेड बाय राधिका कोटिंग द लाइन, कि सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि राधिका ने किसी प्रिंसिपल को वायलेट किया है, उस प्रिंसिपल का जो है वो कहते हैं कि नाम बताइए और उसमें लाइन भी कोट आप करिए। तो उसने कौन सी चीज़ को वायलेट किया था? उसने जो वायलेट किया था वो उसने किया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, वो आपका है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जो है उसको उसने वायलेट किया था, क्योंकि उसने क्लियर बोला था कि सबसे नीचे वाली लाइन में देखो, हाउ व्हेन इट कम टू सेटिंग द कन्फ्लिक्ट अमंग हर एम्प्लॉयज शी टेंड्स टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स दी हर फीमेल एम्प्लॉयज़, वो फीमेल एम्प्लॉयज़ की तरफ ज़्यादा जो पक्षपात करती है। इसका ये हुआ कि उसने इक्वलिटी को जो इग्नोर कर दिया है। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका आइडेंटिफाइंग द पार्ट बी। जो पार्ट बी में हमने ये किया था कि अगर वो इसका वायलेशन करती है तो इसका क्या बुरा प्रभाव होगा। इसका बुरा प्रभाव क्या होगा? इफ़ द फीमेल्स आर बायस्ड, इफ शी इज बायस्ड फॉर द फीमेल एंड शी इज अगेंस्ट द मेल, इट मीन्स द मोरल ऑफ द मेल एम्प्लॉयज विल बी डिक्रीज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी विल नेचुरली डिक्रीज। तो इसका ये हुआ कि उसका जो मोरल है एम्प्लॉय का, जो उसमें डिससेटिस्फेक्शन होगी और उनका मोरल जो डाउन हो जाएगा, और इस प्रकार से जो आपकी जॉब है वो ज़्यादा बढ़िया जो कंपनी की नहीं चलेगी। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना था। ठीक है जी। एनी पॉइंट
अगर आप कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, चलो फिर नेक्स्ट हम और पे आते हैं। नेक्स्ट और पे है कि राजवीर वर्क्स एज ए प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इन ए कारपेट मेकिंग फैक्ट्री। In order to complete the export order on time, the production manager asked him to make the workers work overtime, whichever the finance manager is strictly against the practice. ये कहता है कि हमने ऑर्डर पूरे करने हैं तो एक्स्ट्रा वर्किंग की जाए, ओवर टाइम किया जाए। ओवर टाइम के लिए फाइनेंस मैनेजर कहता है कि नहीं, ये तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। It will be increase the cost of production. Moreover, Rajbir feels that since the company is manufacturing handmade carpet as well as machine-made carpet, दो प्रकार के carpet बना रही है, ठीक है, there is a lot of overlapping of activities. Therefore, there should be two separate divisions for both of them, where in which the division should have to be on in charge प्लांट एंड एजुकेशन रिसोर्स। तो राजवीर ये सोचता है कि यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ जो ओवरलैपिंग हो रही हैं, मेन से आपका मैन मेड भी है और आपके मशीनरी मेड भी कारपेट हैं, तो दोनों में जो है काफ़ी एक्टिविटीज ओवरलैपिंग हो रही है। तो राजवीर का ये विचार है कि दोनों के डिवीज़न अलग अलग कर दी जाए और दोनों के इंचार्ज और दोनों के जो प्लान और एजुकेशन रिसोर्स हैं वो भी अलग अलग कर दिए जाएँ। तो कहता है कि आप बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबो केस, इस केस में आप बताइए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग वायलेटेड। तो यहाँ पर वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसको वायलेट किया जा रहा है। तो आपका जो इसमें प्रिंसिपल जो वायलेट किया जा रहा है, वो जो वायलेट हो रहा है वो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड का जो है वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है, यानी यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन यूनिट एंड वन प्लान। तो यहाँ पर आपका यूनिट तो एक ही है कि इट इज़ प्रिपेयरिंग द कारपेट, पर उसमें आपका मशीन से बन रहा है और आपका उसके अंदर जो है वो मैन मेड भी बन रहा है। तो नेचुरली यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है कि देयर शुड बी वन, ये कर रखी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग वायलेटेड इज यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी वन एंड only one boss for every individual employees, dual subordination should be avoided, Fuel felt that there is a principle of violated authority undermine discipline in the jeopardy, order disturb and stability threatens। तो आपका यहाँ पर जो हो रहा वायलेशन वो यूनिटी ऑफ कमांड का है, क्योंकि आपके ओवरलैपिंग की पोजीशन भी आई हुई है। ओवरलैपिंग क्या, इसका ये हुआ कि आपके एक नहीं दो बॉस हैं, एक तो आपका मशीन वाले हैं, एक आपके हैंड जो मेकर वो उसमें हैं। दूसरा आपके पास में जो रहा है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दूसरा आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये भी आपकी वायलेट यहाँ पर हो रहा है कि ऑल द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूव टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव तरफ जाना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये हुआ थ्रू द कोऑर्डिनेशन एंड फोकस एफर्ट्स ईच ग्रुप हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट वन हैड वन प्लान, देयर विल बी लीड टू द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर दो यूनिट को इकट्ठा कर रखा उन्होंने, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी दिक्कत है, क्योंकि एक मशीनों वाले एक हैंडमेड हैं, तो यहाँ पर दोनों की दिक्कत है। और तीसरा जो अगला जो क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें, वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, होगा टाइम, अच्छा एक मिनट लास्ट। गिव टू डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एज ए पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो आपने दो देखे थे, एक तो आपने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कहता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, तो दोनों में डिफरेंस बताएं। तो यूनिटी ऑफ कमांड में है, उसका मीनिंग है वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस, ठीक है। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ईच ग्रुप एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट वन हेड एंड वन प्लान, उसमें वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। एम है दूसरे का इट प्रिवेंट द ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबॉर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। इट प्रिवेंट द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। और लास्ट है इम्प्लीकेशन ऑफ
इम्प्लीकेशन इट इफेक्ट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय और इट इफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी जो मैडम आ गए, टाइम शायद आपका हो गया है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अभी मैडम शायद इतना टाइम तो मेरे को दे ही देंगे आपसे बातें करने के लिए। ठीक है, हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है? बोलिए।